देखो ये हमारा जो है 2019 का 2019 का जो है पेपर है सीटेट का ही। इसके जो है क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं लैंग्वेज के, लैंग्वेज की पेडागोजी। एक सौ छह। इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरैक्ट। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में लर्नर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं? इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल। ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है स्कूल खुद प्रोवाइड करे। इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। हाँ, इन देयर ओन लैंग्वेज, ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इन द लैंग्वेज विथ विच द टीचर इज फेमिलियर। टीचर की कोई वैल्यू नहीं। दूसरा, इसी को साथ में जो है इधर और उधर साथ में देखते हुए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। कॉम्प्रिहेंशन दो तरह के रहते हैं, एक रहता है ग्लोबल और एक रहता है लोकल। तो ये दो को हटा दो। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन ऐसा कॉम्प्रिहेंशन रहता है जिसमें हम जो है ओवरऑल मालूमात लेते हैं, सरसरी तौर पर जो है समझते हैं, वो क्या कहलाता है? ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। लोकल कॉम्प्रिहेंशन ऐसा कॉम्प्रिहेंशन जिसमें हम बारीक बीन तरीके से स्पेसिफिक मालूमात तलाश करते हैं, वो क्या कहलाता है? लोकल कॉम्प्रिहेंशन। तो हमारा क्या जवाब है? कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। कौन सा? लोकल। ग्लोबल जो है सरसरी तौर पर पढ़ने के लिए, स्किमिंग की जो सलाहियत है वही ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन की है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, क्यों लिए? फाइंड आउट डिफिशियंसीज ऑफ द स्टूडेंट विद ए व्यू ऑफ प्लानिंग रेमेडीज। यस, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है बच्चों के लिए रेमेडी के लिए जो है प्लान करते हैं। एसेस द सुटेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, नहीं, सुटेबिलिटी चेक कर रहे हैं बच्चे की। टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब्स, जॉब्स के लिए नहीं जो है हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। जज द स्टूडेंट्स, जज निगेटिव वर्ड है, जज नहीं करना है बच्चों की कैपेबिलिटीज को। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग in which the teacher provides the situation and helps the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction, expansion of ideas to the learners. तीन तरह की जो है ना लर्निंग होती है, राइटिंग होती है। एक क्या है? कंट्रोल राइटिंग, एक होती है गाइडेड राइटिंग, तीसरी है एडवांस राइटिंग। देखो राइटिंग प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि क्या होता है? प्रोसेस होता है। फ्री राइटिंग नहीं, एडवांस राइटिंग। कंट्रोल राइटिंग ऐसी राइटिंग जिसमें जो है टीचर के पास में पूरा कंट्रोल रहता है। मिसाल के तौर पर कोई खाली जगह देगा, क्लोज टेस्ट देगा, हमारा जो सीटेट का पेपर है उसमें जो है 4 ऑप्शन और एक खाली जगह है, पूरा करना है, वो क्या है? कंट्रोल राइटिंग। मतलब पूरा इख्तियार, तुम अपने ख्यालात उसमें ऐड नहीं कर सकते, जो चीज दी हुई है उसी में से चुनकर तुम्हारे को ये करना है। मतलब कंट्रोल किसके पास में? जिसने पेपर निकाला, वो कहलाती है कंट्रोल राइटिंग। जैसे खाली जगह पूर्ण कीजिए, जोड़ियां लगाइए, हम अपने पॉइंट ऐड कर सकते हैं? नहीं, वो है कंट्रोल राइटिंग। गाइडेड राइटिंग में टीचर बच्चे को पूरा इख्तियार रहता है अपने ख्यालात का इजहार करने का, लेकिन वो टीचर की मदद लेता है, हिंट्स लेता है, प्रॉम्प्ट लेता है, क्लूज लेता है, वो क्या कहलाता है? गाइडेड राइटिंग। मतलब ख्यालात पूरे आजादी से बच्चा लिख सकता है, लेकिन मदद किसकी लेगा? टीचर की। एडवांस राइटिंग इसकी जो है फाइनल स्टेज होती है, हायर स्टेज है राइटिंग की। ठीक है, अब सवाल हमारा, इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन and help the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction, expansion of ideas to the learner. कौन सा है? गाइडेड राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू, स्ट्रक्चरल अप्रोच
सिचुएशनल अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच में फर्क है। सिचुएशनल अप्रोच में हम इंटरेक्शन में फोकस करेंगे लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज पर, ठीक है, इंटरेक्शन पर। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या करेंगे, ये जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच में जो है रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करते हैं, ठीक है। क्यों इसमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो है मेन फोकस क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर का, रीडिंग और राइटिंग। स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चर पर बात होती है सेंटेंस के। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थरूली, मतलब कंप्लीटली, देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इन दिस प्रोसेस शी इज इंकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, एक टीचर अपने बच्चों को जो है बोलती है कि पूरी टेक्स्ट मुकम्मल पढ़ो, उसके बाद जो है बोलती है कि रेफरेंस के साथ आंसर देना, हवाले के साथ। तो वो कौन सा प्रोसेस किस चीज को इंक्रीज करी, स्कीमिंग। स्कीमिंग जो है जनरल आइडिया के लिए होता है, जनरल आइडिया या जीस्ट, इसको क्या कहते हैं, जीस्ट, सरसरी मुताला। स्कैनिंग में क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है उसको सर्च करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है प्लेजर के लिए होती है। इंटेंसिव रीडिंग मेन रीडिंग होती है, इसको बारीकी से गौर से खौफ से पढ़ना और मालूमात को रेफरेंस से पेश करना इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है, ठीक है। हमारा जवाब है थर्ड। Which among the following does not come under meaning based activities? मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज में कौन सी चीज नहीं आती है? इंटरएक्टिव टेक्स्ट, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू peers, रीडिंग आउट एवरी वर्ड लाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। इंटरएक्टिंग विथ टेक्स्ट, ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे कि हम जो है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। प्रीवियस नॉलेज, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू peers, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और अपने दोस्त से जो है बता रहे, और जो है रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। ये मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब नहीं है, हर वर्ड पढ़ो और उसको ट्रांसलेट करो, ये मीनिंगफुल लर्निंग का वर्ड है क्या? नहीं। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विथ, किससे जो है एसोसिएटेड है? जेम्स अशर का कौन सा है? टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नॉम चोम्स्की क्या है? लेड, या यूजी, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। या इसको क्या कहते हैं? नेटिव थ्योरी, या इसको क्या कहते हैं? इनबॉर्न थ्योरी, या इसको क्या कहते हैं? इननेट थ्योरी, ठीक है। लेव वाइगस्की की क्या है? सोशो कल्चरल थ्योरी। स्टेफन SLA, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब सेकंड लैंग्वेज को ऐसे पढ़ाओ जैसा कि पहली लैंग्वेज बच्चा खुद से सीखा है। इसने जो 5 तरह के जो है मॉनिटर्स की बात की है। पहला कौन सा है? एक्विजिशन और लर्निंग हाइपोथेसिस, 5 हाइपोथेसिस की बात करता है ये, ठीक है। दूसरे इसमें क्या आता है इसका? इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस क्या है? इनपुट हाइपोथेसिस, इसको एक फॉर्मूले से याद रखना, I+1। उसके बाद क्या है? मॉनिटर हाइपोथेसिस, ठीक है। कंटेंट जो दे रहे हैं उसको मॉनिटर करना चाहिए टीचर को। तीसरी चीज आती है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या होता है? जो तरतीब चलती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की, ये तरतीब में पढ़ाना है। और 5वां है इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, इसमें यह बताता है कि बच्चा जितना ज्यादा जो है सेंसिटिव रहेगा, जितना ज्यादा उसमें निगेटिविटी रहेगी, उतना ही ज्यादा उसके जो है सीखने पर असर पड़ेगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, जितना इफेक्टिव फिल्टर हाई रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेगी? सीखने में मदद होगी। निगेटिविटी पढ़ने को कम कर देती है, लो कर देती है, और अगर से हाई रहा तो सीखने में पॉजिटिव होती है, इफेक्टिव फिल्टर हाई रहा तो हमारा जवाब क्या है? स्टेफन क्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग? सब स्किल जिससे जो है मिलकर जो है सब स्किल रीडिंग जो है मुकम्मल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कनेक्टिंग, प्रिडिक्टिंग, सिंथेसाइजिंग, ट्रांसक्रिप्टिंग राइटिंग के पार्ट है, ठीक है। कनेक्ट करना जरूरी है। प्रिडिक्ट करते हैं रीड करते वक्त में कि आगे जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे जो है अंदाजा लगाते हैं आगे क्या होगा।
सिंथेसाइज, जितने जो है टुकड़े हैं उन सबको जोड़कर जो है एक आइडिया लगाते हैं कि इसका मतलब क्या है, बिटवीन द लाइन जो बोलते हैं ना, वो ट्रांसक्रिप्टिंग इसका हिस्सा नहीं है। लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स डेट, लैंग्वेज आर्बिट्री है, इसका मतलब क्या है, उसमें और वर्ड्स के बीच में कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है। मतलब बिल्ली को हम बिल्ली बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में मांजर कहते हैं, इंग्लिश में कैट कहते हैं, मतलब बिल्ली तो वही है, लेकिन नाम के बीच में कोई नेचुरल कनेक्शन है क्या, नहीं है। इसको कहते हैं आर्बिट्री। समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट और फॉर ए स्पेसिफिक रीजन, नहीं, इट इज बेस्ड ऑन ए वैलिड रीजन एंड नॉट ए चांस, वैलिड रीजन पर नहीं है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, नहीं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होता। देयर इज नो इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब कि पैदाइशी विरासती तौर पर जो एक से जुड़ा हुआ हो। देयर इज नो इनहेरेंट मतलब कोई पैदाइशी या फिर जो है विरासती ताल्लुक नहीं होता, रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, यस, मतलब जो है वर्ड्स और उसके मीनिंग में कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता, यही जो है इसका मतलब है। Which of the following is least important in enhancing speaking skills of children? स्पीकिंग स्किल जो है इनहेंस करने के लिए कौन सी चीज सबसे कम होगी? लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, ये होना चाहिए, बच्चे की बात तुम्हारे को जो है सब्र से सुनना चाहिए। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज, ये भी जरूरी है। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक, यस, ये भी सही है। जवाब क्या है? थर्ड। The teacher observed that Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming. Brainstorming का क्या कहते हैं? किसी चीज को जब तुम जो है अपने ख्यालात तुम्हारे दिमाग में जनरेट होते हैं, वो क्या कहलाता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब तुम्हारे को किस चीज पर लिखना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये जहन तुम्हारे अंदर आना क्या कहलाता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है प्री राइटिंग का हिस्सा है। किसका? प्री राइटिंग का। राइटिंग की स्टेजेस कौन कौन सी है? देखो, प्री राइटिंग है, उसके बाद ड्राफ्टिंग है, तीसरी है रिवाइजिंग है, रिवाइजिंग को हम रीड्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड्राफ्टिंग। चौथी स्टेज क्या है? एडिटिंग। एडिटिंग, इसको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। क्या कहते हैं इसको? प्रूफ रीडिंग। और पांचवी स्टेप आती है फाइनल राइटिंग। देखो, लिखने से पहले जो है ना, हमारे को जो तैयारी करना है, क्या लिखना है, किस टॉपिक पर लिखना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, आइडिया जनरेट करना है, प्लानिंग करना है, डिस्कशन करना है, वो सब आता है प्री राइटिंग में। उसके बाद ड्राफ्टिंग, रफ लिखते जो है, रफ लिखना क्या कहलाता है? ड्राफ्टिंग। और जो गलतियां हो गई कि हमने जो है कौन सा टॉपिक इसमें छोड़ दिए, कुछ ऐड करना है, कि ये कहलाता है रिवाइजिंग या रीड्राफ्टिंग। और प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग कहलाता है, इसमें जो गलतियां, ग्रामर की जो गलतियां है या दूसरी गलतियां, ये दुरुस्त करना क्या कहलाता है? एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग कहलाता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये नहीं कि रीडिंग से ताल्लुक रखती है, ये राइटिंग का हिस्सा है। प्रूफ रीडिंग मतलब तुमने जो लिखे वो तुम्हारा उस्ताद उसको जो है करेक्ट करेगा और उसकी गलतियां निकालेगा पढ़कर, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? प्रूफ रीडिंग। और ये सब होने के बाद पांचवी स्टेज आती है फाइनल रीडिंग। इसी वजह से हम जो है कहते हैं कि इसमें कोई जो है ये प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतनी सारी स्टेजेस से इसको गुजरना पड़ता है, 5। ठीक है, अब सवाल क्या है? द टीचर observed that Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called, हाँ, देखो, टीम टीचिंग नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, सोशलाइजेशन नहीं है, ये क्या कहलाता है? इसका फोल्डिंग। मतलब जब जो है तुम किसी को जो हिंट्स देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, थोड़ी बहुत मदद देते हैं, वो क्या कहती है? इसका फोल्डिंग। कौन से दो साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं इसकी तरफ? सबसे पहले तो वाइगोस्की बात करता है, इसके अलावा कौन बात करता है? ब्रूनर। ये दो लोग जो है इसका फोल्डिंग की बात करते हैं। अ टीचर, ये रहा, एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज। प्राइमरी लेवल पर जो है लिटरेचर जो है हेल्पफुल है डेवलप करने के लिए लैंग्वेज बच्चों की। क्यों? इट इनकरेजेस द लर्नर टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट। वर्कशीट कंप्लीट करना है? नहीं। इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जॉनर्स। यस, ये ऑथेंटिक मटेरियल है
क्योंकि ये वेरियस जॉनर्स को कंप्लीट करता है, ये बच्चों को जो है एप्रिसिएशन देता है, बच्चों को एंजॉयमेंट देता है, कॉन्टेक्स्ट में और जो है कल्चर और सोसाइटी के बारे में डिटेल बताता है। इस वजह से जो है ये यूज करते हैं। इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रेटिव, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज, टीचर की नहीं। इट इज ए गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सपांशन ऑफ वोकेबुलरी, सिर्फ वोकेबुलरी को बढ़ाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं। इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जॉनर्स। द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट ए पैराग्राफ, हो गया। हाँ, a teacher prepares a worksheet and removes every 7th word from the text. Then she asks the learner to read the text after they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is cloze test. क्या कहलाता है? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट किसका हिस्सा है? टॉप डाउन का या फिर जो है बॉटम अप का? ये हिस्सा आता है बॉटम अप का। ठीक है, इस पर सवाल आते हैं, इसको ध्यान में रखना। क्लोज टेस्ट किसका हिस्सा है? बॉटम अप का। द पर्पज ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज इज नॉट टू, टेक्सचुअल एक्सरसाइज का मकसद नहीं है क्या? डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, provide opportunity to express themselves, memorize the answer to the options, give exposure to the language. हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो लिखकर पढ़कर जो है हमारे ख्यालात का इजहार कर सके, और उनको एक्सपोजर देना पड़ता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। हम उनको याद नहीं करा सकते। मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चंस, टेक्स्ट का ये मतलब नहीं होता। देखो ये सवाल जो रहते ना ये एक जैसे रहते। 106 का भी यही सवाल है, ठीक है, इंग्लिश में जो होता। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसके लेखन क्षमता का आकलन करना, उसके बोलने की कुशलता का आकलन करना। किसका है? प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। पूरे सवाल यही रहेंगे, वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में था और उर्दू में भी सेम ही रहेगा। 106 नंबर का सवाल तीनों लैंग्वेज में सेम रहता है, चाहे उसके ऑप्शन भी उसके एक जैसे ही रहते हैं, वो ऑप्शन भी नहीं बदलते। ये दूसरी लैंग्वेज का है पेपर, मतलब वो पहली लैंग्वेज थी, ये सेकंड लैंग्वेज है। ये 136 से रहेगा। द टीचर वांट्स टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, इसको हम कहते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ठीक है, शी शुड, उसे क्या करना चाहिए? एस्टेब्लिश लैंग्वेज लैब इन हर स्कूल। देखो लैंग्वेज लैब एस्टेब्लिश नहीं करना है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के अंदर में लैब इंस्टॉल करना या उसको जो है ऑर्गेनाइज करना इसमें नहीं आता है। ठीक है, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज। पेरेंट्स टू बाय पेरेंट्स बाय करेंगे नहीं। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। यस, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है जगह जगह दीवारों पर जो है चीजें लिखी हुई होती है, पोस्टर लगे हुए होते हैं, चार्ट्स लगे हुए होते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि बच्चे लैंग्वेज में लिखा हुआ देखे, उसको नोटिस करे और उसको जो है यूज करे अपने डे टू डे लाइफ में। आस्क चिल्ड्रन टू यूज ओनली इंग्लिश व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद पीयर्स। तो फिर मल्टीलिंगुअलिज्म, जो मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है? सिर्फ इंग्लिश में नहीं। A teacher gives a task of dialogue completion to class 5th student. The role of this task in language learning will be teaching of structure. देखो डायलॉग की बात हो रही है तो क्या होगा? कौन सी स्किल की बात हो रही होगी? separation of spoken and written form language separation to facilitate conversation by giving specific language practice using formalic expression और प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामर एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन। देखो रोल प्ले या डायलॉग प्ले का जब भी इस्तेमाल होगा ये खास तौर पर बच्चों की कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, रियल लाइफ जो है कम्युनिकेशन, सिचुएशनल कम्युनिकेशन, इस तरह पर फोकस करेगा। ठीक है, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड
डैश एज एन डैश रीडिंग, एडिशनल बर्डन नहीं है, ऑथेंटिक सोर्स है, हिंड्रेंस भी नहीं है, इंस्पिरेशनल सोर्स भी नहीं है। क्यों करते हैं? ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग है, इस वजह से लिटरेचर का जो इस्तेमाल करते हैं। और डिफरेंट जॉनर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो बच्चों के जो है ना समाजी और जो है सकाफती जिंदगी से मुताबिकत रखे, उनके कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ हो। यूजिंग रियालिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, रियालिया का मतलब क्या है? रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, यस, रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट टारगेट फॉर लर्नर्स, रियल लेवल ऑफ चिल्ड्रंस टू नॉलेज पेरेंट्स, गलत। रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स क्या कहलाता है? रियालिया। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन? नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ये लिटरेचर का मकसद नहीं है। क्या? देखो, लिटरेचर में होता है पिक्चर बुक्स, इसको कहते हैं बिग बुक्स भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? बिग बुक्स। जब बच्चा जो है क्रिटिकल जो है फाइनेंस अपने इमर्जेंट लिटरेसी पर होता है या इमर्जेंट रीडर होता है, उस वक्त बच्चों को पिक्चर रीडिंग कराई जाती है। एक बड़ी बुक होती है जिसमें पिक्चर्स होते हैं, गेम्स वगैरह की डिटेल होती है, बच्चे उसको पढ़ते हैं, सिर्फ पिक्चर्स देखते हैं, वो क्या होती है? पिक्चर बुक्स। उसको हम क्या कहते हैं? बिग बुक्स। थिसॉरस, ये थिसॉरस क्या है? थिसॉरस में क्या रहता है? ये ज्यादातर इसमें जो है क्या रहती है, एक वर्ड के सैकड़ों जो है 50-100 जो है सिनोनिम्स रहेंगे, हम मायने अल्फाज, निगेटिव अल्फाज रहेंगे, उसकी मिसालें रहेगी। मतलब एक तरफ से डिक्शनरी का एक अपग्रेडेड फॉर्म समझ लो, ये नहीं हो, ठीक है। मिस एंड लेजेंड, बहुत सारी जो ऐसी ख्याली किताबें या बातें रहती है बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री के जितने हीरोज हैं उन सबको जो है इसमें शामिल किया जाता है, नॉट है। लिटरेचर का जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन? देखो, बच्चों को पिक्चर बुक भी पढ़ाई जाती है, मिथ्स एंड लेजेंड्स भी पढ़ाए जाते हैं, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ाया जाता? थिसॉरस नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी का अपग्रेडेड जिसमें सिर्फ जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, वो क्या कहलाता है? थिसॉरस। हमारा जवाब क्या है? बाकी सब पढ़ाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट? प्रिंट रिच इन्वायरमेंट अभी हमने पढ़े, हाँ। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज रहता है। वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव फॉर द होल ऑफ द सेशन, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। एक बार जो है किताब पर लिख दो तो एक साल में हम मिटा सकते हैं क्या उसको? नहीं, पूरा सेशन के लिए रखना पड़ता है वो चार्ट। या फिर पिक्चर पोस्टर गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्सन्स एंड हैपनिंग्स, यस। देखो क्या मकसद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट? प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का क्या मकसद नहीं है? देखो, बच्चों को जो है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो उनके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। बच्चों को जो मटेरियल है वो एक बार दीवार पर छाप दिए तो तुम उसको बार बार निकाल सकते हैं क्या? वो वहां पर नज्म रखी हुई है, उसको हटा सकते हैं? नहीं। पिक्चर्स पोस्टर गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्सन एंड हैपनिंग्स, जो चीज लिखी हुई है बच्चे उस पर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। इनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम्स, खुद की पोएम्स लिखे। पोस्टर्स, स्टोरीज, खुद के पोस्टर्स, खुद की पोएम रखे और उसको दीवार पर चिपका, ये मकसद है क्या प्रिंटेड इन्वायरमेंट का? नहीं। मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि क्यों? एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, यस। एवरी चाइल्ड लर्न एट द सेम पेस, चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस, नहीं। मेनी लैंग्वेजेस का मतलब थोड़ी हो रहा है, बच्चे को जो लैंग्वेज उसके कॉन्टेक्स्ट में आ रही है वही पढ़ाना क्या है हमारा मकसद है। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचर डेवलप करके क्या करेगा? बच्चों को डेवलप करना है, ठीक है। तो हमारा मकसद एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विथ पिक्चर्स, poems, stories and ends with alphabet in the end. Which approach does this kind of a arrangement reflect in language pedagogy? हाँ, कौन सा है?
पिक्चर से शुरू हुआ, स्टोरीज से शुरू हुआ, अल्फाबेट पर खत्म हुआ, वो कहलाता है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में जो है अल्फाबेट से शुरू होगा, वर्ड्स पर जाएगा, सेंटेंसेस पर, फिर उस पर जो है पैराग्राफ पर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बॉटम अप, ऊपर से नीचे आएगा तो टॉप डाउन। हमारी किताबें टॉप डाउन अप्रोच से बनी हुई है, ठीक है। और ये देखो ये पॉजिटिव है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से ये पॉजिटिव, और बॉटम अप अप्रोच क्या है, निगेटिव है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। इक्लेक्टिक अप्रोच कहलाते हैं, मतलब अपने बहुत सारे तरीकों में से, ये स्ट्रेटेजीज में से बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सुटेबल लगता है, एक से ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करना, इक्लेक्टिक अप्रोच। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या कहलाता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब एक सब्जेक्ट का, फर्ज कर लो लैंग्वेज का इस्तेमाल तुम साइंस पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ड्राइंग में कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स which are used occasionally। देखो एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब क्या, कभी कभार यूज होने वाले वर्ड एक्टिव वोकैबुलरी है। डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, यूज फ्रीक्वेंटली। हाँ, जो वर्ड तुम्हारे जबान पर रहते हैं, लिखने में जबान जल्दी रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी। जो फ्रीक्वेंटली यूज रहते हैं, फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल वर्ड्स नहीं। एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो तुम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तुम्हारे डे टू डे लाइफ में, वो क्या है, एक्टिव वोकैबुलरी। इसी को प्रोडक्टिव वोकैबुलरी भी कहते हैं, इसी को एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी भी कहते हैं। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, पोएट्री सिखाने का मेन मकसद क्या है, वोकैबुलरी एंड डेवलपमेंट, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। हाँ, बच्चों का एंजॉयमेंट भी, और बच्चे वो जो है जो लिटरेचर का जॉनर है उसको एप्रिशिएट भी करे। डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर नहीं। मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, आगे होकर बड़ा तो बड़ा, लेकिन स्कूल में नहीं बनाना है उसको। While checking the notebook, the teacher observed that child has repeatedly made some errors in writing such a reverse image as BD, MW। एक जो है टीचर जो है नोटबुक चेक करते हुए देखता है कि बच्चा जो है बी को डी लिख देता है, एम को क्या लिख देता है, डब्ल्यू लिख देता है, तो ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। और कौन सी है लर्निंग डिसेबिलिटी में, कौन सी आती है, डिस्ग्राफिया। देखो डिस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी। डिस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी, ठीक है। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में जो डिफिकल्टी होती है वो क्या है, डिस्ग्राफिया। और उसके बाद में लेक्सिया, डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने में जो बीमारी होती है, डिफिकल्टी होती है, जिसमें वो क्या है, डिसलेक्सिया। उसके बाद में आती है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन की जो डिफिकल्टी होती है वो क्या कहलाती है, डिसकैलकुलिया। डिसफेशिया, फेशिया कहते हैं स्पीच को, डिसफेशिया बोलने में, स्पीच में जो डिफिकल्टी होती है उसको क्या कहते हैं, डिसफेशिया। हाँ, मॉर्फिम इज द, क्या है मॉर्फिम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, यस। ऐसा अल्फाज का छोटा सा छोटा वर्ड जो मायने रखता है और जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, मॉर्फिम। यूनिट ऑफ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन इनटू न्यू मीनिंग्स नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेज नहीं। समझ में, मॉर्फिम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मीनिंग का, जिसको हम जो है फर्दर वी कैन नॉट डिवाइड। अ टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विद एक्शंस एंड जेस्चर्स। कौन सा तरीका हो सकता, हाँ टीपीआर की बात हो रही है। अ टीचर टेलिंग ए स्टोरी विद एक्शन एंड जेस्चर्स टू क्लास थर्ड स्टूडेंट, आफ्टर दिस शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप्स। व्हाई डू यू थिंक शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी। टीचर जो है एक जो है इस एक्शन और जेस्चर्स के साथ में जो है पूरा जो है बता रही है बच्चों को स्टोरी, और बाद में क्या बोलती है वो, शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप। ग्रुप में बैठकर जो है उस पर पिक्चर पर जो है एक स्टोरी ड्रॉ करो, सॉरी पिक्चर ड्रॉ करो स्टोरी पर। व्हाट डू यू थिंक शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी। उसने जो स्टोरी पर जो है बच्चों को पिक्चर बनाने के लिए क्यों बोलेगा, ड्राइंग बनाने की क्यों बोल रहा है, she want to assess their coloring and drawing skills नहीं, she had completed her lesson as per lesson plan, so she engaged them in drawing। उसका पढ़ाना खत्म हो गया और बच्चे शोर ना करे इस वजह से जो है ड्राइंग बनाने के लिए दे रही है।
शी वांटेड टू असेस द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। यस, वो ये देखना चाहती है कि बच्चों ने कितना समझे। शी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल ड्राइंग। नहीं, ड्राइंग करते वक्त में कितने पार्टिसिपेट करे वो उसका मकसद नहीं है, उसका मकसद है कि स्टोरी में कितने बच्चों ने जो है समझे स्टोरी को, ये मकसद से कर रही है। A teacher, a teacher of class second uses learners' knowledge and language to build a bridge between mother tongue and English language teaching. Here, learners' language is used in teaching English as a hindrance, ट्रांसलेशन, रिसोर्स या पैटर्न। रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मदर टंग को इंग्लिश या दूसरी जबान सिखाने के लिए। बिक्स स्टैंड फॉर, दो चीजें दी है बिक्स, एक क्या है बिक्स है, दूसरा क्या है काल्प है, और ये दोनों किसने दिया है? जिम क्यूमिंस ने दिया है। ठीक है, बिक्स का मतलब होता है जो डे टू डे लाइफ में जो कम्युनिकेशन होती है, ऐसी जो कम्युनिकेशन जो नॉर्मल होती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन होगी तो वो क्या होगी? काल्प होगी। सब्जेक्ट के ताल्लुक से बात होगी, इंस्टीट्यूशन के बारे में बात होगी, कोई टर्मिनोलॉजी की बात होगी। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, वो बेसिक कम्युनिकेशन में आएगा? नहीं, बिक्स में आएगा? नहीं। तुम कल क्या कर रहे थे, तुमने खाना खाया, चाहे तुम स्कूल में बैठकर बात करो या बाहर करो, वो क्या कहलाता है? बिक्स। और काल क्या कहलाता है? सब्जेक्ट की जो जबान है वो क्या कहलाती है? काल। जो भी, जैसे मिसाल के तौर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो कॉलेज के बाहर ही क्यों ना हो, वो क्या है? और कॉलेज के या स्कूल के अंदर बैठकर अगर से तुम हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे जो है पीरियड खत्म होने के बाद बच्चे आपस में बात करते हैं, वो भी क्या है? बिक्स है। ठीक है, बिक्स क्या है? बायलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट नहीं, बायलिंगुअल इंटरडिपेंडेंट नहीं, बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, इंटरपर्सनल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स क्या कहलाता है? बिक्स कहलाता है। ये हमारा जो है कब का पेपर था? 2019 का पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का।